गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने का, लेकिन फैक्ट चेक और रिसर्च के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। मोदी 12:45 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। दोपहर 1:10 पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। यहां वो एक प्रदर्शनी का भी लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं मौजूद रहेंगी। पीएम का ये कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री व्यापार सखियों को पहले महीने का मानदेय और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करेंगे। पीएम मोदी यहां स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। दोपहर 1:51 से दोपहर 2:20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। संसद में विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। आज इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसद संसद परिसर में मार्च करेंगे। विपक्षी दलों का ये मार्च गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक होगा। इस मार्च के जरिए विपक्षी दल अपनी बात संसद से सड़क तक रखेंगे, ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की ओर से ही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मार्च में 18 विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इससे पहले विपक्षी दलों ने संसद के शीतकालीन सत्र में संसद से लेकर विजय चौक तक एक मार्च निकाला था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हलचल के बीच आज गुपकार के नेताओं की बैठक होगी। गुपकार की ये बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी। इससे पहले कल दिल्ली में डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद मौजूद थे। ये सभी सांसद डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स की हैसियत से मीटिंग में शामिल हुए। बैठक के बाद मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले जनसंख्या के लिहाज से सीटों को बैलेंस करने का काम करीब पूरा हो चुका है और इसे लेकर एक नया प्रपोजल भी दिया गया। बैठक में परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इस प्रपोजल को फाइनल रूप दिया जाता है तो जम्मू रीजन में मौजूदा 37 विधानसभा सीटों के बजाय 43 सीट हो जाएंगी। इसी तरह कश्मीर रीजन में विधानसभा की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाएंगी, यानी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हो जाएंगी। डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी सीटों को नए सिरे से रिजर्व किया जाएगा। यूपी में निषादों को आरक्षण देने की मांग पर योगी सरकार ने अब एक नई पहल की है। गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के तुरंत बाद योगी सरकार सक्रिय हुई है। योगी सरकार ने भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र। यूपी में चुनाव से पहले सियासत जोरों पर है। इस बीच एसपी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत की शिष्टाचार मुलाकात सुर्खियां बटोर रही है। उपराष्ट्रपति आवास पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेता एक ही सोफे पर बैठे नजर आए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने साथ में बैठकर जलपान ग्रहण किया और करीब 20 मिनट तक बातचीत करते रहे। दोनों की मुलाकात उपराष्ट्रपति के पारिवारिक शादी समारोह में हुई। मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को लेकर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। इस तस्वीर पर यूपी कांग्रेस ने कैप्शन दिया है, नई सपा में स का मतलब संघवाद है। यूपी विधानसभा चुनाव की नजदीकी के चलते यूपी में सियासी वार छिड़ा हुआ है। वहीं इस शिष्टाचार मुलाकात ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर चल रही आयकर विभाग की रेड सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। छापेमारी में दिल्ली, लखनऊ के साथ सोमवार को बनारस जोन के अधिकारी भी शामिल हुए। रेड के दौरान एसपी नेताओं के बैंक खाते और लॉकर खंगाले गए। लखनऊ में शनिवार सुबह करीब 9 बजे ही आईटी की रेड पड़ी। इसके साथ ही मऊ में भी ठीक इसी समय रेड डाली गई। आईटी सूत्रों का कहना है कि लखनऊ में भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसमें पिछली सरकार में कई फर्मों को दिए गए ठेकों और उनसे लेन देन का ब्यौरा है। रविवार को बैंक बंद होने की वजह से टीम इनके खातों की डिटेल नहीं ले पाई थी। सोमवार को टीम उन बैंकों में गई जहां इन दोनों के खाते और लॉकर हैं। टीम ने इनके कुछ खातों पर प्रतिबंध भी लगाया है। लॉकर को खुलवाकर देखा गया और दोनों के घरों से तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी कब्जे में लिए गए।
दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में कथित रूप से गलत दवाई देने के चलते 3 बच्चों की मौत के मामले में केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने आरोपी 3 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल से मामले की जांच कराई जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार के DGHS ने 7 दिसंबर को दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी थी कि कलावती सरन अस्पताल में डिस्ट्रोमेथॉर्फन सिरप के पॉइजनिंग की वजह से 16 मामले रिपोर्ट हुए थे। इनमें से 3 की मौत हो गई। ये दवा मोहल्ला क्लिनिक में इन बच्चों को प्रिस्क्राइब की गई थी। इसके बाद मामले को लेकर CDSCO ने सिरप की जांच की, जिसमें इसकी क्वालिटी सही नहीं पाई गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने हरकत में आते हुए ये कदम उठाया। आज कोलकाता नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती होगी। रविवार को हिंसा और झड़प के बीच नगर निगम चुनाव में वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने TMC पर वोटों में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी और इसको लेकर कोलकाता में प्रदर्शन भी किया था। हिंसा की घटना और धांधली के आरोपों के बीच 63% से ज्यादा मतदान हुआ था। अब आज इसकी वोटों की गिनती होगी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि KMC चुनाव में TMC ने डराने धमकाने की रणनीति अपनाकर और धांधली कर सभी विपक्षी दलों बीजेपी के साथ साथ वाम मोर्चा और कांग्रेस के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय का एक CCTV फुटेज सामने आया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरन उनके ऑफिस में घुस आए। बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रद्धा राजपूत ने इस मामले को लेकर FIR दर्ज करवाई है। FIR में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से छेड़छाड़, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ करने जैसे आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उनकी शिकायत को लेकर कुल 18 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कुल 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी की 26 महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। आज सभी गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण रोधी विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी और इसे आज विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावित धर्मांतरण रोधी विधेयक को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। प्रस्तावित विधेयक का विपक्षी दल और ईसाई समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक में दंडनीय प्रावधान किए गए हैं और इस पर भी जोर दिया गया है कि जो लोग अन्य धर्म अपनाना चाहेंगे उन्हें 2 महीने पहले उपायुक्त के पास एक आवेदन देना होगा। इससे पहले सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि जो लोग धर्मांतरण करना चाहेंगे वो अपना मूल धर्म और उससे जुड़ी सुविधाओं और लाभों को गंवा देंगे, जिनमें आरक्षण भी शामिल है। हालांकि व्यक्ति जिस किसी धर्म को अपनाएगा उसे उस धर्म में मिलने वाले फायदे मिलने की संभावना होगी। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 जबरन, धोखे से, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या विवाह आदि से धर्मांतरण को रोकना है। पनामा पेपर केस में ऐश्वर्या राय से ईडी ने करीब 5 से 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद जब ऐश्वर्या राय बाहर आई तो उन्हें मीडिया के कैमरों ने घेर लिया, लेकिन वो चुपचाप बिना कुछ बोले निकल गईं। ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या से क्या सवाल जवाब हुए, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। करीब 6 घंटे तक सवालों का सामना करने के बाद दिल्ली में ईडी दफ्तर से बाहर निकलने की ऐश्वर्या राय की ये पहली तस्वीर थी। ऐश्वर्या के दफ्तर से निकलते ही मीडिया के कैमरे तुरंत उनके चेहरे पर फोकस हो गए। ऐश्वर्या से पत्रकारों के पास पूछने के लिए सवाल भी कई थे, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन बिना कोई जवाब दिए चुपचाप गाड़ी में बैठी और प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस से बाहर निकल गई। इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन दोपहर करीब 1 बजे ईडी के जामनगर हाउस दफ्तर पहुंची थी। इसी सफेद रंग की कार में सवार ऐश्वर्या राय ईडी के दफ्तर में दाखिल हुई थी, जहां पहले से मौजूद कई अधिकारी ऐश्वर्या राय से पूछताछ करने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट लेकर तैयार थे। और फिर इसके बाद दोपहर 1:30 बजे ऐश्वर्या से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। ये संभावित सवाल कौन कौन से थे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ऐश्वर्या राय से जुड़ा वो कौन सा मामला था जो पूरे दिन सुर्खियों में रहा।
दरअसल ऐश्वर्या राय का नाम पनामा पेपर लीक मामले में एक कंपनी की वजह से आया। कंपनी का नाम था अमिक पार्टनर्स लिमिटेड, जो वर्ष 2004 में बनाई गई। इस कंपनी में ऐश्वर्या राय के परिवार के लोग ही डायरेक्टर थे। ऐश्वर्या राय, उनके भाई आदित्य राय, उनकी मां वृंदा कृष्णा राय, पिता कृष्णा राय, सभी के सभी डायरेक्टर। वर्ष 2008 में दुबई स्थित कंपनी BKR एडोनिस कन्नन ने अमिक पार्टनर्स लिमिटेड को $1500 में अधिग्रहण कर लिया। ऐश्वर्या राय को 2005 में पहले तो कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन बाद में उसी साल जून में उनको डायरेक्टर की जगह कंपनी का शेयर होल्डर घोषित किया गया। खास बात यह है कि अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 2004 में रजिस्टर कराया गया था और ये काम मोसाक फोनसेका ने करवाया था। लेकिन अभिषेक से ऐश्वर्या की शादी के 1 साल बाद ही अमिक पार्टनर्स को बंद करने का काम शुरू हो गया और वर्ष 2009 में ये कंपनी पूरी तरह से बंद कर दी गई। आरोप है कि एक शेल कंपनी थी जिसे टैक्स बचाने के लिए बनाया गया और फिर उसका शटर डाउन कर दिया गया। 11 साल बाद अब इसी मामले में ऐश्वर्या राय का सवालों से सामना हुआ है, इसीलिए वो मुंबई से बाहर निकलकर दिल्ली में ईडी के दफ्तर आई और इसके बाद उनसे अधिकारियों ने ये संभावित सवाल पूछे। ऐश्वर्या से पूछा गया कि 2004 में आप और आपका परिवार मोज़ेक फोनसेका से संपर्क में था। आप और आपके परिवार ने 2004 में अमिक पार्टनर्स कंपनी बनाई। कंपनी $50,000 की थी, तो पार्टनर कौन कौन थे? कंपनी के डायरेक्टर से शेयर होल्डर कब बनी? आपने अपना नाम ऐश्वर्या राय से ए राय क्यों किया? जब अमिक पार्टनर्स कंपनी बेची गई तब क्या आपको पता था? आपने अमिक पार्टनर्स के साथ कोई बैठक की? क्या अमिक पार्टनर्स ने कोई बिजनेस किया था? $50,000 की कंपनी $1,500 में क्यों बिकी? सूत्रों से खबर है कि इस दौरान ऐश्वर्या राय से कंपनी के साल 2005 से लेकर साल 2008 तक के सालाना टर्नओवर और बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी भी ली गई। ईडी के अधिकारियों के पास पनामा पेपर लीक केस में संबंधित कंपनी से जुड़े तमाम दस्तावेज पहले से ही मौजूद थे, लिहाजा कंपनी के बैंक स्टेटमेंट से भी ऐश्वर्या राय का सामना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। यानी पूरे बच्चन परिवार पर जांच की आंच है। अमिताभ बच्चन से भी इस सिलसिले में सवाल जवाब हो सकते हैं। वहीं कल बच्चन परिवार से जुड़ी एक और तस्वीर भी देश ने देखी। ये तस्वीर राज्यसभा से आई, जहां बीजेपी की एक सांसद की टिप्पणी पर जया बच्चन भड़क गईं और उसके बाद पूरी सरकार पर ही अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic I bill you am are going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. डिस्कशन बाकी You है। are not interested in the fight मेरा मौका है बोलने का, Please, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने आप एड्रेस कीजिए शेयर को। भी ना बैठे आप शेयर को चलाई घोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next member. सर ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो
अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. that will be You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप the entire विषय पर country बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark पर on me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am calling the next speaker. और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में आज गुपकार गठबंधन की बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 12:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर होगी। बैठक में परिसीमन आयोग की ओर से 20 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रदेश के सांसदों की बुलाई गई बैठक में रहे घटनाक्रम के अलावा प्रदेश के हालात पर चर्चा की जाएगी। परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर ऐसा हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हो जाएंगी। तो परिसीमन आयोग की बैठक के बाद गुपकार गठबंधन आज बैठक करने वाला है और परिसीमन आयोग के जरिए लिए गए फैसलों पर विचार होगा, मंत्रणा होगी, जिसके बाद वो आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सिफारिशें आ रही हैं उसके मुताबिक जम्मू में 6 और करीब कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ने की बात कही गई है। एक तरफ ओमाइक्रॉन को देखते हुए एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि भीड़ को जमा होने से रोका जाए। दूसरी तरफ एक वोट की खातिर राजनीतिक पार्टी और नेता इंसान की जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश के 12 राज्यों में ओमाइक्रॉन फैल चुका है, लेकिन नेताओं को चुनाव की पड़ी। उत्तर प्रदेश में भी ओमाइक्रॉन की एंट्री हो चुकी है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी यहां अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेताओं को जनता की जान से ज्यादा क्या चुनाव की पड़ी है? यह सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी जिंदा है, लेकिन नेतागण चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। बीते 2 महीने की बात करें तो अखिलेश यादव 25 जिलों में लगभग 150 विधानसभा सीटों में विजय यात्रा निकाल चुके हैं। जरा इन रैलियों की भीड़ देख लीजिए, न मास्क का ठिकाना है, न सोशल डिस्टेंसिंग का। और जब इस पर सवाल पूछा जाता है तब नेताजी कैसा लापरवाही भरा बयान देते हैं। ओमिक्रॉन दुनिया में कई जगह पर बहुत फैला है। कई जगह पर सरकारें फैसला ले रही हैं अलग अलग तरीके से, और स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं कई जगह। मान लीजिए लंदन ही है, वहाँ जाने कितने बड़े पैमाने 60, 70, 80 हज़ार तक केसेस पहुँच गए हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुँचे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नहीं आया। अभी सबसे बड़ा चीज़ है अनुपयोगी सरकार को हटाना। बीमारी से ज़्यादा जरूरी है कि अनुपयोगी सरकार को हटाएं। प्रियंका गांधी भी 60 दिनों के अंदर 16 जिलों का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन इनके दौरे में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से किसी को कोई सरोकार ही नहीं है। हर जगह लापरवाही है। प्रियंका गांधी प्रचार के बीच में एक बच्ची को गोद में लेकर सेल्फी खिंचवाती है। क्या प्रियंका गांधी भूल चुकी हैं कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी जरूरी है? ऐसा करना उनके और बच्ची दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते 2 महीने में 15 दौरे किए हैं। 7 दिसंबर की ये तस्वीर ही देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में रैली करने पहुंचे थे। यहां से उन्होंने विरोधियों पर खूब तंज कसा था, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने ही कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ती रही। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जब अप्रैल में मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए उसे दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया था, तो अभी तक उसकी आंखें क्यों नहीं खुली हैं? वैसे चुनाव आयोग से जब सवाल किया गया तो सुनिए अधिकारी क्या कह रहे हैं। कोविड के दृष्टिगत जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और जो भी नॉर्म दिए गए इनका पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, इस पर भारत निर्वाचन आयोग बहुत ही जोर दे रहा है।
इन्होंने निर्देश दे दिया और इनका काम खत्म हो गया। बाहरी सरकार, बाहरी सिस्टम, सब के सब एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। जनता मरे तो मरे, इन्हें तो पहले चुनाव करवाना है। बात सिर्फ यूपी की ही नहीं, जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां नेता इसी तरह कोरोना के खौफ को दरकिनार कर चुनाव प्रचार में जुटे। जनता कोरोना संक्रमित हो तो हो, कोरोना से किसी की जान जाए तो जाए, लेकिन इन्हें सिर्फ सरकार बनानी है, चुनाव जीतना है। वैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओमाइक्रॉन को लेकर जनता को संबोधित किया, केंद्र सरकार से बूस्टर डोज देने के लिए आग्रह किया। ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेजी से है, बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है। सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। एक मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है। केजरीवाल केंद्र सरकार को आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यही ज्ञान पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान भूल जाते हैं? नेताओं की आंखों पर सत्ता की पट्टी से बंध गई है। जिस जनता ने इन्हें चुना है या जिनके सामने ये वोट के लिए अपना हाथ फैला रहे हैं, इन नेताओं को तो असल में इनकी पड़ी ही नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान न करे अगर चुनाव के बाद देश में तीसरी लहर आ गई तो इसके लिए जिम्मेदार ये चुनाव प्रचार होगा। वो लोग जिम्मेदार होंगे जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो प्रशासन जिम्मेदार होगा जिसने चुनाव प्रचार की अनुमति दी, वो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा जिसने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी आंखें बंद कर ली। जिम्मेदार वो सरकार भी होगी जिसकी जिम्मेदारी है देश को कोरोना के कहर से बचाना। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और देश की हवाई सुरक्षा क्षमताओं को और बेहतर ताकतवर बनाने की दिशा में आज भारतीय वायुसेना ने पंजाब सेक्टर में पहला S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को जानकारी दी है कि पंजाब सेक्टर में पहली खेप की तैनाती की जा रही है। ये पाकिस्तान और चीन दोनों के हवाई हमले से देश को बचाने में सक्षम है। इस महीने की शुरुआत में ही रूस में निर्मित ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई भारत में शुरू हो गई थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी मिलने की संभावना है। इस तरह की कुल 5 यूनिट भारत को मिलनी है, जिसके बाद भारत की हवाई सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क लगातार हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये और बेहतर तरीके से देश को महफूज रखेंगी, उनकी सुरक्षा करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।